क्लास रहने वाली है बड़ी इंपॉर्टेंट भाई आज की। बार बार कहता हूँ, हर क्लास में नहीं कहता ऐसा, पिछली में कुछ नहीं कहा था मैंने ऐसा, लेकिन इस क्लास में बार बार लास्ट में बताया था और आज भी बता रहा हूँ। जो क्लास आज होने वाली है उसका बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में भी। और ये लगा लीजिए कि बस एक आध क्लास का ही चैप्टर बचा है इस टॉपिक के बाद, 2 मान लो क्लास, या मैक्सिमम 3 मान लो। चलो ये बताओ मुझे, मेरा पहला सवाल ये है, क्लास में कितने बच्चों को एग्जैक्टली बेसिक तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होने की वजह से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, इसका मतलब पता है कि हाँ ये कैसे होता है? बस हैंड रेस करो जल्दी से, मुझे एक आइडिया चाहिए ना क्लास में कितने स्टूडेंट को ये बात पता रहेगी। आप लोगों को नहीं पता ईएमआई क्या रहता है, ईएमआई क्या होता है? इजी तो है, पूछ नहीं रहा हूँ मैं, बस बेसिक आइडिया है ना। तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, बस इतना ही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, तभी तो करा पाऊंगा यार। ये चैप्टर का पंगा क्या है ना, बेसिक चीजें आती नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन बेसिक के बिना होता नहीं है आगे का बड़ा टॉपिक जो मैं कर रहा हूं। हाँ भाई जवान बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पता है ना क्या होता है? पता है, whenever there is a change in magnetic flux linked to a coil, it will induce current in itself to oppose that change in magnetic flux। यही बताया था मैंने कि अगर किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। तो अगर एक कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है लाइक दिस, अगर इसमें बदलाव आएगा, बदलाव कैसे आएगा? जब मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेंगी, जब अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेंगी तो ये अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंज को रोकता है, बढ़ने से भी रोकता है और घटने से भी रोकता है। क्लियर है कि नहीं? तो जब अंदर ये मैग्नेट पास पहुंचती है, अंदर की तरफ मूव कर रही होती है, तो अंदर जाने वाली फील्ड्स बढ़ने लगती हैं, तो ये रोकने के लिए उसको वहां की तरफ फील्ड बनाता है बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ अगर किसी को फील्ड बनानी है, क्योंकि इसका काम है मेन रोकना, और किसी को अगर रोकना है तो फील्ड को रोकना है तो फील्ड ही बनानी पड़ेगी, और फील्ड बनानी पड़ेगी तो बोलो क्या चलाना पड़ेगा अपने अंदर? करंट। यही है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस whenever there is a change in magnetic flux linked to a coil will induce current in itself to oppose that change in magnetic flux। am I right? जब पास जाएगी मैग्नेट तो भी फ्लक्स में चेंज आता है, दूर जाती तो भी चेंज आता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड करता है कि उसको रोक सके जो भी चेंज आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये सब हो जाने के बाद ना हमें एक टॉपिक समझना होता है जिसका नाम है बच्चों सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखते हैं आज हम दोनों कर पाएंगे, एक कर पाएंगे, डिपेंडिंग कि आपको कितना बढ़िया समझ में आ रहा है उसके ऊपर चलेगा। अगर जल्दी समझ में आ गया सेल्फ इंडक्शन तो हम म्यूचुअल पे भी आएंगे। तो आज की हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए देखिए, मेरे पास ना एक इस तरह की कॉइल है, हो सकती है ऐसी कॉइल, इसको जनरली आप सॉलिनॉइड बुलाते हैं, मैं इसको इंडक्टर कॉइल भी बुला सकता हूं, इंडक्टर कॉइल बताएंगे ऐसा क्यों। और इधर मान लीजिए आप लोगों ने कोई भी सप्लाई लगा रखी है, फिलहाल मान लेते हैं डीसी लगा रखा है, बोर्ड पे समझिए भाई, बस भाई, और आपने यहां पर एक की लगा रखी है। क्या तुम लोग एक बात जानते हो जो मैं तुमसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं इस बारे में, कि कहीं पर बीच में बता देता हूं मैंने बताई भी होगी, ये रही कि एक जो सॉलिनॉइड कॉइल होती है, मतलब जो इस तरह की कॉइल होती है, ऐसे करके जो कॉइल होती है, इस कॉइल के अंदर अगर करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? तो अगर कॉइल में करंट ऐसे, जैसे फिंगर्स इस तरीके से हैं तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, और सारे सर्कल अगर ऐसे ही बनाएंगे तो एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर से बनेगी। बोलो है कि नहीं? तो अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। एग्री? और कितनी स्ट्रेंथ वाली मैग्नेटिक फील्ड बनती है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, जहां पर म्यू नॉट आपको पता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है। अरे यार म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4.10⁻⁷, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है गीतांजलि। यहाँ पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे टोटल टर्न्स मान लो 200 है और टोटल लेंथ इसकी 10 है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है? 20। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स हैं। हो सकता है थोड़ा दूर बाउंडिंग कर रखी है और थोड़ा नजदीक बाउंडिंग कर रखी है, तो एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है वो होता है स्मॉल एन।
और आई होता है करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा बोलो इसमें क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। आपके इस इसको क्यों बता रहे हैं, अभी सुन लीजिए। एक सोलिनॉइड कॉइल में अगर करंट आई होता है और उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होते हैं, एन होते हैं, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कितनी बनती है, म्यू नॉट एन आई। ये बात आपको याद रखनी है फॉर द सेक ऑफ कि जब हम ड्राइव करेंगे तो इसका इस्तेमाल होने वाला है। चलिए एक बात और रह गई, ये जो फ्लक्स हमने पढ़ा था, आप लोग मुझे बताइए, ये मैंने आपको पढ़ा है बी ए कॉस थीटा, है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, उसी में समझा दूंगा, आ जाओ। तो सब बच्चे मुझे बताइए, अगर इस यहां पर अगर मैं करंट बनाना स्टार्ट करूंगा, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करूंगा, इस वायर के अंदर मान लो करंट 10 एम्पियर का सेट हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए क्या वो 10 एम्पियर एकदम से 10 होता है कभी भी नहीं। ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। ये जो 10 एम्पियर बनता है वो 0 से 10 एम्पियर बनता है। मतलब मान लीजिए कि इसमें भले ही 10 एम्पियर का करंट बनेगा, लेकिन वो 10 एम्पियर सेट होगा 0 से 10 एम्पियर जाके। मतलब एकदम से 10 एम्पियर नहीं बनता, करंट धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा आप मुझे बताइए, जब इसमें करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ बनेगी, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी बच्चों। और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे बताओ अंदर की तरफ की क्या बढ़ेगी, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। क्योंकि करंट जब 0 से 10 एम्पियर बढ़ेगा तो व्हेन करंट रेज, आप जानते हो B = म्यू नॉट एन आई होता है। सो व्हेन द करंट रेज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो रेज। तो अंदर जाने वाली जो फील्ड लाइंस है उनकी संख्या क्या होने लगेगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते। और जब अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो आपकी कॉइल आपने अपने अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करेगी कि नहीं करेगी। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक कॉइल के अंदर जैसे ही करंट शुरू में सेट होने की कोशिश करता है फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर, फ्रॉम 0 to 10 एम्पियर वो करंट इसमें सेट होने की कोशिश कर रहा है। फोकस करना बच्चों, वो करंट इसके अंदर सेट होने की कोशिश कर रहा है 0 से 10 एम्पियर। तो उस दौरान इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आ रहा है, इसका मतलब जो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, फ्लक्स को बोलो किससे डिनोट करते हो, फाई से। पहले 3 फील्ड है, फिर 5 होंगी, फिर 7 होंगी, ऐसे बढ़ने लगेंगी। तो जब अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो ये इसको रोकने के लिए कहाँ की तरफ फील्ड बनाएगा, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट ऐसे चलाएगा। जो करंट ऐसे बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर सेट कर रहा है, उस अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए ये बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा और करंट को अपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगा। तो ये अपने अंदर ही बनने वाले करंट को रोकता है। मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला प्रैक्टिकल पॉइंट पे। अभी पंखे की बात बताऊंगा, पंखे में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो मैंने कहा कि जब शुरू में करंट 0 से 10 एम्पियर सेट होने की कोशिश कर रहा होता है तो आपको क्या पता लगा कि जो ये इंडक्टर कॉइल है अपने अंदर ही एक इंड्यूस करंट बना के उस करंट को बनने से रोकने की कोशिश करती है अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करके। इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं बोलो, अपने अंदर ही बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए खुद में एक इंडक्शन करा तो क्या बोल दिया उसको, सेल्फ इंडक्शन। समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं क्या बोल रहा हूं। जब आप शुरू में करंट इसमें रेज करेंगे, जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ेगा तो इसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी। जब अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेंगी तो एक कॉइल उसको रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी कॉइल के साथ में लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। बच्चों जब भी इस कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में बोलो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकने के लिए ये उसके अपोजिट फील्ड बनाएगी। तो अपोजिट फील्ड बनानी है तो करंट ऐसे चलाना पड़ेगा। तो ये अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करेगी जो कि विपरीत दिशा में होगा जो करंट एक्चुअली में बनने वाला है। इसका मतलब ये शुरू में बनने वाले करंट को रोकती है सेल्फ इंडक्शन करके। एग्री करते हो कि नहीं करते। फिर होता क्या है कि 10 एम्पियर का करंट सेट हो जाता है, फिर तो भैया 10 सेट हो गया, चेंज होना बंद हो गया, तो फिर रोकना बंद कर देती है। तो बस शुरू में जब करंट बढ़ रहा होता है ना, उस दौरान हमारी कॉइल अपने अंदर बनने वाले करंट को बोलो क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है बोलो, रोकती है शुरू में, क्योंकि बदलाव हो रहा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। सबको क्लियर हुई ये वाली बात। अच्छा बाद में क्या होगा जरा बताएंगे, जब स्विच ऑफ होगा, जब स्विच क्या होगा बोलो, ऑफ होगा। ये स्विच ऑन के वक्त की कहानी है। जब स्विच ऑफ हम करेंगे, जब स्विच हम ऑफ करेंगे तो मुझे बताओ जरा क्या होगा, करंट 10 एम्पियर से घट के बोलो कितना जाएगा, 0 एम्पियर। और जब ये करंट कम हो रहा होगा तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस बोलो क्या हो रही होंगी, कम। जो 10 फील्ड सेट हो चुकी है अंदर वो घटने लगेंगी। और जब घटने लगेंगी तो हमारी कॉइल फिर अपोजिशन करेगी। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि कॉइल को प्रॉब्लम चेंज से है। जब वो 0 से बढ़ रही थी फील्ड तब भी प्रॉब्लम थी, जब वो 10 से घट रही है तब भी प्रॉब्लम होगी। इसका काम बस चेंज को रोकना है। तो शुरू में जब फील्ड सेट होने की कोशिश कर रही थी तब इसने अपने अंदर बनने वाले करंट को बोलो क्या करा, अपोज करा। एग्री करते हो कि नहीं करते, अभी नहीं आ रही बात समझ। लेकिन बाद में जब ये स्विच ऑफ होता है तो करंट 10 एम्पियर से 0 एम्पियर जाता है, करंट कम होने लगता है। और जब करंट कम होने लगता है तो अंदर वाली फील्ड भी क्या होने लगती है, कम। फिर ये इसको कैसे रोक सकता है बोलो, कैसे फील्ड बना के, अंदर वाली फील्ड कम हो रही है तो कैसे बनाएगा फील्ड, अंदर ही बनाएगा। बहुत अच्छे, कहां की तरफ बनाएगा बोलो, अंदर ही फील्ड बनाएगा। ठीक है, सो अंदर की तरफ फील्ड बनाएगा और करंट अब ऐसे चलाएगा।
मतलब जो करंट खत्म होने की कोशिश कर रही है उसी की डायरेक्शन में करंट बना के उसको बनाने की कोशिश करेगा वापस से, क्योंकि फील्ड अंदर वाली कम हो रही है तो ये अंदर की तरफ ही फील्ड जनरेट करके उसको बनाए रखने की, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। तो ये इंडक्टर कॉइल ना, इंडक्टर कॉइल जो है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही होंगी तो अंदर की तरफ ही बना के करंट ऐसे चलाएगी, मतलब इसी की डायरेक्शन में करंट चलाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दोनों टाइम ही अपोज कर रही है चेंज को। किसको अपोज कर रही है बोलो? चेंज को। शुरू में जब फील्ड बढ़ रही थी तब भी इसने अपोज करा, और बाद में जब घट रही है तब भी इसने उसको घटने से रोका। शुरू में बढ़ने से रोका, बच्चों थ्योरी सुन लो पहले अच्छे से। शुरू में इसने अपने अंदर बढ़ने वाले करंट को बढ़ने से रोका, अपोजिट करंट बना के, बोला है कि नहीं? और बाद में उसने उसको घटने से रोका कि भाई वो घटे भी ना एकदम से, तो उसको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना के, सेम डायरेक्शन में करंट बना के उसको घटने से भी रोक रही है। देखिए इंडक्टर कॉइल ना बड़ा स्मार्ट काम करती है हमारे अप्लायंसेस के पास। अगर मान लीजिए पंखा है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जब आप पंखा या कोई भी अप्लायंस शुरू करते हैं तो ना तो वो एकदम से शुरू होता है, ना वो एकदम से कभी बंद होता है। पंखे में एक इंडक्टर कॉइल लगा दी, मतलब मैंने इंडक्टर लगा दिया, ये इंडक्टर मैंने लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया पंखा। ध्यान दो, यहाँ मैंने फैन लगा रखा, मेरी बात समझो बच्चों। अब होगा क्या, ये जो फैन यहाँ पर लगा हुआ है या जो बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, ये जैसे ही करंट शुरू में 0 से 10 एम्पियर जाएगा तो ये इंडक्टर कॉइल उसमें एकदम से 10 एम्पियर करंट जाने ही नहीं देगी। एग्री करते हो? एकदम से 10 एम्पियर करंट नहीं जाएगा, बिकॉज पहले क्या लगी है बोलो? इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल अपने अंदर बनने वाले करंट को, शुरू में बढ़ने वाले करंट को बोलो क्या करेगी? अपोज करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बाय द हेल्प ऑफ, समझ नहीं आया आशीष? तो एकदम से 10 एम्पियर करंट नहीं जाने देगी, अप्लायंस बचेगा इससे। एकदम से कोई चीज का आना और एकदम से कोई चीज का जाना डैमेज कर सकता है चीजों को, तो एकदम से 10 एम्पियर करंट आएगा नहीं। दूसरी बात, जब इसमें 10 एम्पियर मेंटेन हो चुका, पंखा चले जा रहा है और एकदम से लाइट चली गई, तो ये 10 से 0 भी एकदम नहीं होगा, बिकॉज जब ये 10 से 0 घट रहा होगा तब यही कॉइल कोशिश करती है उसको मेंटेन करने की। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? उसी डायरेक्शन में करंट बना के मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे करंट ऐसे है, जैसे कि करंट ऐसे है, तो शुरू में मुझे बताना करंट कैसे बनाएगी? इंड्यूस करंट कैसे बनेगा बंसीगा? अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है अंदर की तरफ बनेगी शुरू में, लेकिन ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसको रोकने के लिए बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा और करंट विपरीत दिशा में बनाएगा, मतलब उस करंट को थोड़ी देर के लिए रोकेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो एकदम से करंट को एंट्री नहीं मारने दी। क्लियर हुआ? बाद में जब करंट खत्म होने की कोशिश करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगती है तो फिर वही बात है, उसी की डायरेक्शन में बनाएगा ताकि वो कम ना हो, क्योंकि इसको तो प्रॉब्लम चेंज से है। तो उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट इसी डायरेक्शन में बनाता है। तो लास्ट में ना तो ये एकदम से करंट को 10 से 0 होने देता, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जब भी लाइट चली जाती है ना, तो पंखे में कुछ देर तक इंडक्टर क्या करने की कोशिश करता है? करंट को बनाए रखने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर वो अपने करंट के जरूर इसको चलाने की भी कोशिश करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेल्फ इंडक्टर का बड़ा एक फायदा हो गया कि ना तो वो अप्लायंसेस में एकदम करंट की एंट्री आने देगा, ना एकदम से उनमें से करंट को जाने देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इससे हमारे अप्लायंसेस सेफ रहते हैं, स्मूथली उनमें चीजें आती हैं, स्मूथली ही उसमें से चीजें जाती हैं, वियर टेयर नहीं होता। तो इंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको हमने क्या बोला बच्चों? इस कंसेप्ट को हमने क्या बोला? सेल्फ इंडक्शन। whenever there is a current start flowing in the inductor coil, इसको मैं solid coil इंडक्टर coil बोलता हूँ। whenever there is a current start flowing in the inductor coil, there is a change in the magnetic flux linked to that coil। उसके साथ जो magnetic flux है उसमें क्या आता है बोलो? change। and to oppose that change the coil will induce current in itself in a direction which oppose that change in the magnetic flux, that is what we call self induction। इसको बोलो हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ भाई, ये मुद्दा समझ में आया तो मजा आएगा आगे करने में। पक्की बात है? करें शुरू? तो लिख लीजिए अब आप लोग जल्दी से इसको लिखिए भाई, इसके ड्राइव को लिखना भी है तो यहाँ पर बोलता हूँ। क्या चीज़? वो वाली? वो तो बच्चों बंद नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बंद हुई तो ये भी हो जाएगी बंद। ये कनेक्टेड है। क्या हो गया? आप आगे आ जाओ, इस वाले पे आ जाओ, चाहे अगर ज़्यादा दिक्कत है तो इस वाले पे आ जाओ। ये ऐसे है ना, दो साथ साथ चलती है पेयर में। अगर मैंने एक भी बंद करी तो वो बंद हो जाएगी। बच्चों मैंने नोट करने के लिए बोला, आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे में बैठे रहिए, कॉपी निकालो, चाहे रफली नोट करो उसको।
हाँ भाई क्लास प्लीज। अब आप लोग जो है मेरे को लगता है ये समझ गए होंगे मामला, एक बार पढ़ लो इसको, रीड आउट करो एक बार से, करो करो और नोट करो इसको जल्दी से। डन गाइज, स्टार्ट करा जाए। पढ़ो एक बार इसको, रीड आउट करो। गीतांजलि नहीं आ रहा समझ में? चेंज ही होगा इसमें, कहीं भी होगा। चार्ज तो है ही नहीं ना यहाँ पर, चेंज ही होगा। चार्ज कहाँ से? अभी तक मुश्किल लग रहा है इसमें कुछ? बोलो भाई। आदर्श अभी क्या कराया? अभी कुछ कराया नहीं, मुश्किल क्या लगेगा? विवाद हो जाएगा है? तो विवाद कर ही दे। मैं भी यही सोचूंगा, संडे को कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा बेवजह, है ना? संडे को यही सोचता रहूंगा मैं हर बच्चे के लिए। नंबर तेरे चेक हो चुके हैं आपके, मैग्नेटिज्म वाले, करंट वाले चल रहे हैं। मतलब आजकल में सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। संडे की पीटीएम फिक्स है। क्या है आज? वेडनेसडे, थर्सडे? थर्सडे है ना, तो हाँ 2 दिन बाद पीटीएम है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई बोर्ड पे सब बच्चे। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिखाऊंगा, ध्यान सुनो। नहीं बकवास करता है ना बच्चा, समझ के छोड़ देता हूँ बार बार। मासूम सा लगता है ये। पढ़ के देखना एक बार से बच्चे। whenever there is a current start flowing in a inductor coil, whenever there is a current start flowing in a inductor coil, बच्चों इधर, there is a change in magnetic flux linked to a coil, there is a change in magnetic flux linked to a coil। उस कॉइल के साथ जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्योंकि जीरो फील्ड थी पहले, फ्लक्स जीरो था, बाद में फील्ड फ्लक्स बढ़ने लगता, मतलब फील्ड बढ़ने लगती है। एंड इट इंड्यूस अ करंट इन अ कॉइल इन अ डायरेक्शन, और इसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होता है हमारी कॉइल के अंदर इन डायरेक्शन विच अपोज दैट चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि उस बदलाव को बोलो क्या करती है? अपोज करती है। दिस फिनोमिना ऑफ अपोजिशन बाय अ कॉइल टुवर्ड्स द करंट फ्लोइंग इन इट, अपने अंदर ही बनने वाले करंट को अपोज करने के इस फिनोमिना को बोलो क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। अपने अंदर ही बनने वाले करंट को कॉइल रोकती है। क्यों रोकती है? बिकॉज उस करंट की वजह से उसके अंदर फील्ड बढ़ रही है, तो अंदर वाली फील्ड को ना बढ़ने दे तो बाहर की तरफ फील्ड बनाती है और अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाती है, ऐसे करके। ये ऐसे है और वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना के उसको रोकने की कोशिश करती है। इस फिनोमेना को बोलो क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। एम आई राइट? अब एक छोटी सी बात सुन लीजिए जो मेरे को याद आ रहा था कि हम कुछ बोल रहे हैं इसके अंदर। तो वो एक छोटी सी चीज ये है, तुम मुझे बताओ फ्लक्स का सब बच्चों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? बी ए कॉस थीटा। तुम मुझे बस एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ, यहां पर ऐड कर देता हूँ इसको, मुझे तुम ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर से मतलब करंट चल रहा है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी? अरे निकलेंगी। तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल का बोलो एरिया कितना? बोलो ए। तो जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा जरा बताओगे? फ्लक्स बनेगा बी ए कॉस थीटा। मेरी बात समझना बच्चों, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा। सो इसमें से बी कितनी मैग्नेटिक फील्ड? भाई इस कॉइल में अगर करंट बना है सब बच्चे, अगर इस कॉइल में क्या बना है बोलो? करंट। तो इसके करंट की वजह से बोलो इसके चारों तरफ क्या बनी होंगी? फील्ड लाइंस। क्योंकि अगर करंट ऐसे है तो फील्ड लाइन ऐसे बनी होंगी। तो वो जो फील्ड लाइन बी है वो जो इसका एरिया है, जितने एरिया में से फील्ड लाइन पास हो रही है वो एरिया, और एरिया वेक्टर आपको पता है अगर मेरी कॉइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही है। थीटा बोलो कितना है? 0 है, तो ये कॉस 0 होगा। थीटा आपको पता है, तो आपको पता है फ्लक्स कितना होगा? बोलो बी ए कॉस थीटा।
यार ये याद करिए, मैंने आपको लास्ट क्लास BA cos थीटा समझाया है। किसी भी कॉइल के साथ अगर मैं मान लो मेरे पास ये कॉइल है, सब बच्चे एक बार ध्यान देना यार, मेरे पास एक कॉइल है और इसमें से कुछ फील्ड पास हो रही है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ जरा इसमें से कुछ फील्ड पास हो रही है और ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल का एरिया मेरा A है, तो इसमें कितना फ्लक्स एसोसिएट, आप क्या बोलोगे सर? B मैग्नेटिक फील्ड, A इसका एरिया, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बोलो क्या? cos थीटा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक कॉइल के टर्न में से अगर BA cos थीटा फ्लक्स बन रहा है, तो अगर टर्न 2 हो तो कितना होगा? 2BA cos थीटा। 3 टर्न में तो बोलो कितना? 3BA cos थीटा। तो अगर मेरे टोटल टर्न्स कितने हो बच्चों? यार प्लीज बातें नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेरे टोटल टर्न्स बोलो कितने हैं? n है, ऐसे करके बोलो कितने टर्न्स हैं? n टर्न्स हैं। कितने टर्न्स है बोलो? n टर्न्स है। तो बोलो कितना फ्लक्स बनेगा? NBA cos थीटा। डोंट वरी, कोई चीज ऐसी नहीं थी कि बतानी बहुत जरूरी पहले से, आप लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा। ये बात मैंने आप लोगों को यहां पर सिखाने की कोशिश करी है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में से कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये एरिया की जगह कॉइल मान लो, क्या मान लो बोलो? तो एक कॉइल अगर मैं ऐसी मान लूं तो उस कॉइल में से कितना फ्लक्स पास होगा? आप कहेंगे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है B, जितना एरिया उस कॉइल का A, जिस एंगल पर वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लगा है cos थीटा, तो BA cos थीटा। एक टर्न के लिए BA cos थीटा, तो 2 टर्न के लिए 2BA cos थीटा, और n टर्न्स के लिए बोलो कितना? NBA cos थीटा। मुझे लगता है मेरे को इससे ज्यादा बताना नहीं चाहिए। बात समझ में आती है? नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है भाई, जिनको फ्लक्स पता है भाई? चलो अब आ जाओ फटाफट से। अब गाइज अगले 15 से 20 मिनट टॉपिक चलेगा जिसमें मैं ड्राइव बताने वाला हूं आप लोगों को। सबकी नजरें ना बिल्कुल बोर्ड पे, और मुझे ना देखो बार बार ये ना बोलना पड़े कि भाई चुप हो जाओ, ठीक है? समझदारी दिखाना थोड़ी सी, अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ रहे ना। और अब आ जाओ, मेरी बात सुनो भाई। क्लास कॉन्सेप्ट वाइज तो बात होगी खत्म, अब सुनो डेरिवेशन पार्ट पे। आप मुझे बताओ कि ये कॉइल अपने अंदर कितना EMF इंड्यूस करेगी, ये किस बात पर निर्भर करता है? जरा बताओ। फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ EMI हमने लास्ट क्लास पढ़ा है। ये अपने अंदर कितना EMF इंड्यूस करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है सर कि इसके फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पता है कि नहीं पता? सर एक बहुत क्लियर कट बात है, ये अपने अंदर कितना अपोजिंग EMF इंड्यूस करेगी। EMF क्या सर? अरे जो इंड्यूस करा इसने अपने अंदर, जो करंट बनाया अपने अंदर, जो करंट बनाया तो सर EMF भी बनाया, वोल्टेज भी बनाई, तो वो कितना बनाएगी सर? जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, आयुष यहाँ पर, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना ही बोलो अपने अंदर EMF क्या करेगी? इंड्यूस। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है समय के साथ। एग्री करते हो कि नहीं करते? ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना बहुत जरूरी है फ्लक्स का? क्योंकि सर फ्लक्स के चेंज की वजह से ही तो बोलो इसमें क्या हो रहा है? EMF इंड्यूस हो रहा है। तो मैंने यहां पर बात करी कि ये फ्लक्स बनता है, फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और ये यहां पर करंट होता है। तो एक बहुत सिंपल बात कही गई कि जितना ज्यादा करंट होगा उसके ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स होगा। क्या मैं पहली बात सही लिख रहा हूं? ये बताओ जरा कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा बोलो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड, और उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? फ्लक्स। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। क्या मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? आप लोग मुझे बताइए। नहीं कह रहा? जैसे कि आप लोग ये बोलते हैं कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, चार्ज इज डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल टू Q इक्वल टू CV, आप लोगों ने पढ़ा है ना, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा चार्ज। तो वैसे ही बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा सब बच्चे? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा बोलो क्या? फ्लक्स। ढंग से सुनना भाई, ये बात सबको क्लियर है? अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ना बच्चों एक कांस्टेंट आता है जिसको हम L बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूँ। L यहाँ पर क्या होता है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मेरे को बच्चा बातें करता नजर नहीं है, पहले बोल रहा हूं। या फिर इसको बुलाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और ये किन बातों पर निर्भर करता है वो सुन लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फिर इसको कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री और द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉइल। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी भी कॉइल का, मतलब इस कॉइल का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसको हम L से लिखते हैं बच्चों। L माने यहाँ पर क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? इसकी ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री क्या होती है भाई? एक कॉइल मैंने ऐसे बनाई, कितनी लंबी कॉइल है, कितना उस कॉइल का बोलो क्या है? एरिया है। अरे भाई मैं ऐसी बड़ी बड़ी कॉइल वाली राउंड भी बना सकता हूँ, छोटे वाले राउंड भी बना सकता हूँ, मैं ऐसे खुले खुले टर्न भी ले सकता हूँ, बहुत नजदीक नजदीक टर्न भी ले सकता हूँ। मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक कॉइल ऐसी हो सकती है, एक कॉइल मेरे पास ऐसी हो सकती है। बोलो है कि नहीं?
हो सकती है नहीं हो सकती। एक कॉइल की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, एक कॉइल की लेंथ थोड़ी छोटी हो सकती है। ये इसकी ज्योमेट्रिकल पार्ट्स है, कितनी लंबी कॉइल है, कितने एरिया वाली कॉइल है, कितने टर्न्स वाली कॉइल है। कहते हैं कि कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस बात पर निर्भर करता है, उसकी ज्योमेट्री पर। बात अभी समझ में आ नहीं रही होगी बिल्कुल भी कि क्या चीज़ है, लेकिन सुनते चलोगे तब समझ में आएगी। नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं ज़्यादा कुछ। तो ये ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बोलो? ज्योमेट्री और कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। मतलब इस एल का इस फाई और आई से कोई भी लेना देना, मतलब आप कहेंगे सर फॉर्मूले में है लेकिन फाई और आई से कोई लेना देना क्यों नहीं है? सिस्टर यहाँ पर ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वो आपको एग्जाम में फंसाने वाला है। वो पता है क्या बोलेगा? सबसे पहले आप लोग जानते हो एल किसके बराबर दिख रहा है उसमें से? फाई बाई आई के। वो बोलेगा हमने इस कॉइल के अंदर करंट को बढ़ा दिया, बताइए इसके सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या असर पड़ा? हमने इस कॉइल में फ्लो करने वाले करंट को बढ़ाया, बन गया। हमने इस वाली कॉइल के अंदर फ्लो करने वाले करंट को बढ़ाया, कहेगा बताओ उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पे क्या असर पड़ा? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पे क्या असर पड़ा? आपको कुछ भी नहीं बढ़ा सर, कहेंगे सर ये बढ़ा तो ये घटना चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूले में कांस्टेंट के तरीके से काम कर रहा है, ये फाई और आई पे डिपेंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर्मूले में डिपेंड नहीं कर रहा? यार आप लोग याद करो, क्या तुमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है पहले से? हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत क्रूशियल पॉइंट पे इस टॉपिक के, बिल्कुल भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सब समझ में आएगा, बस आप सुनते रहेंगे। तो मुश्किल समझ के छोड़ दिया फिर दिक्कत आएगी। मुझे तुम बताओ, ओम्स लॉ में तुमने पढ़ा था वी डायरेक्टेड टू आई, फिर तुम लोगों ने एक चीज बोली थी आर। अब तुमने बोला था ना आर एक कांस्टेंट है जो कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। याद करो आर किस पे डिपेंड करता था? रो एल बाई वायर की लेंथ कितनी है, वायर का एरिया ऑफ प्रोटेक्शन कितना, वायर का मटेरियल कौन सा है। क्या मुझे बताइए कि मैं अगर वायर के अंदर करंट बढ़ाता हूं, क्या रेजिस्टेंस पे कोई असर पड़ता है? सर रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता आई और वी से। क्यों सर? क्योंकि आर होता है सर वी बाई में आई। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी साथ के साथ बढ़ जाता है, और अगर मैथमेटिकली आप देखें न्यूमरेटर बढ़ा और डिनोमिनेटर भी साथ के साथ बढ़ गया तो रेशियो बोलो क्या रहेगा? सेम। आप करंट जितना मर्जी चेंज करिए, वोल्टेज जितनी मर्जी चेंज करिए, वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, बिकॉज वायर का रेजिस्टेंस उसकी ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पर डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, कौन सा मटेरियल है, सिल्वर का है, कॉपर का है, कौन सी मटेरियल की वायर बनी हुई, उन बातों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रिमेन अनइंटैक्ट बाय द चेंज इन द वी एंड द आई। सिमिलरली इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों जो हमारा एल यहां पर है ना, विच इज इक्वल टू फाई बाई में आई, इट रिमेन अनइंटैक्ट। मैं चाहे फाई को चेंज करूं चाहे आई को चेंज करूं, एल को फर्क नहीं पड़ता। और इसका मैं लॉजिकल एस्पेक्ट आपको बताता हूं क्या कारण है। एक्चुअली में एल किसके बराबर है बच्चों? फाई बाई आई के। अब जब क्या होता है, जब इसके अंदर करंट बढ़ता है, जब इसके अंदर बोलो क्या बढ़ता है? करंट, तब साथ के साथ बोलो क्या बढ़ जाता है? फाई भी बढ़ जाता है। और इस कारण से रेशियो हर बार बोलो क्या रहेगा? सेम। प्रोपोर्शनली वो बढ़ते हैं, रेशियो सेम रहता है। जैसे कि मान लो ये 3 है तो वो 15 है, तो रेशियो कितना आ रहा है बोलो? 5। करंट बढ़ के हुआ 4, वो हो गया 20। करंट बढ़ा तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा ना, 5। ये बढ़ के हुआ 5, वो बढ़ के 25 हो गया, फिर भी कितना है बोलो? 5। इसका मतलब सर करंट बढ़ेगा तो हमारे एल यानी इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, साथ के साथ फ्लक्स भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है और सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही रहता है। समझो मेरी बात को। फिर ये सर है क्या चीज सेल्फ इंडक्टेंस? बात तो समझ में आ नहीं रही अभी। सेल्फ इंडक्टेंस है क्या सर, करता क्या है, ये सब बात अभी समझ में नहीं आएगी, चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में आएगी। लेकिन आप बस मुझे भी बताओ, फाई डायरेक्टली टू आई सबको क्लियर हुआ? सब बच्चे फाई डायरेक्टली टू आई सबको क्लियर हो? जैसे वी डायरेक्टली टू आई होता था। और एल यहां पर मैंने बोला कि इट्स अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या बताता है, क्या करता है, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बट अभी आपको पहले बस इतना समझना है, ये एल जो होता है वो क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। और ये किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मैं कुल मिला के बस आपको इतना बता देता हूं, वैसे अगर आप जानना ही चाहते तो। हम दुकान पे गए, हमने कहा भाई मुझे एक इंडक्टर कॉइल दे दो। हाँ भाई, इधर पीछे विकास लिखो मत, पूरा एग्जैक्ट मीनिंग बताऊंगा। एक इंडक्टर कॉइल दे दो। दुकानदार बोलता है बताओ जरा इंडक्टर कॉइल 5 हेनरी वाली दूं या 10 हेनरी वाली दूं? अब बस मतलब समझ लीजिए, 5 हेनरी के सेल्फ इंडक्टेंस वाली कॉइल ना कम अपोजिशन करेगी अपने अंदर बनने वाले करंट को, और 10 हेनरी वाली ज्यादा करेगी। जैसे कि आपको बोला कि दुकानदार के पास आप गए, रजिस्टर दे दो, 5 ओम का रजिस्टर वाला, 5 ओम के रजिस्टर वाला जो रजिस्टर होगा वो कम अपोजिशन करेगा और 10 वाला ज्यादा। सेम सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है आपको पता है? सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टर कॉइल क्या करती है? अपने अंदर बनने वाले करंट को बोलो क्या करती है? अपोज। या अपने अंदर आने वाले चेंज को बोलो क्या करती है? अपोज। शुरू में जब करंट बनता है उसको भी रोकती है, और जब बाद में करंट घटने लगता है उसको भी रोकती है। तो 5 हेनरी वाली कम रोक पाएगी, और 10 हेनरी वाली, 10 हेनरी वाली इतनी जल्दी ना सेट होने देगी करंट को, ना इतनी जल्दी खत्म होने देगी। 5 हेनरी वाली थोड़ा उससे कम अपोजिशन करेगी, 2 हेनरी वाली और कम अपोजिशन करेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी कॉइल का आपको बस ये बताता है कि वो कितना अपोजिशन पैदा करता है अपने अंदर आने वाले चेंजेस को। एंड डोंट वरी, मैं इस 5 हेनरी और 10 हेनरी एग्जैक्ट मीनिंग में समझाऊंगा अगर तुम टॉपिक में अच्छे से बने रहते तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर होगी? अब तुम मुझे बताओ जरा फटाफट से, एल निकलेगा कैसे? एल निकलेगा फाई बाई आई से। किससे निकलेगा बोलो? एक बार बना के देखते हैं। तो तुम मुझे बस ये बताओ, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल कितना है? अरे ये सब कूड़ा कबाड़ा कहाँ रखो?
एक सेकेंड, नहीं लिखे रहने देते हैं यार, ये मदद करती हैं चीज़ें बाद में आप लोगों को, जो पढ़ते हैं उनको तो मदद करती है कि सर ने कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करी थी, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो ऐसी है। अब सुनो, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, कितना फ्लक्स एक कॉइल के साथ एसोसिएट है, तो फ्लक्स का सब बच्चे फॉर्मूला बोलो भाई, कितना सब बच्चे फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, बोलो कितनी, बी, इसका कॉइल का बोलो अपना, बोलो क्या है, एरिया ए, अरे समझो यार, इस कॉइल का अपना बोलो क्या है, एरिया ए। और भैया आप मुझे बताओ, अगर एरिया ए है तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, कोई बच्चा, अगर कॉइल ऐसी है, कड़ा ऐसे है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा। अरे याद करो, लास्ट क्लास मैंने कुछ बात करी थी आप लोगों से, तनिष, अगर मेरी कॉइल ऐसी है तो उसका एरिया ऐसे है, एरिया ऐसे है, तो एरिया वेक्टर हमेशा उसके बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। थीटा 0 है, थीटा बोलो कितना है, cos 0 मतलब 1 होता है, मैक्सिमम फ्लक्स बनता है इसमें। तो सब बच्चे मुझे बताओ कितना फ्लक्स इसमें से बनेगा, तो आप बोलेंगे जितने टर्न्स होंगे, जितने बोलो क्या होंगे, टर्न्स, टोटल टर्न्स कितने हैं बोलो, n, टोटल टर्न्स बोलो कितने हैं, कैपिटल N, बोर्ड में फोकस रखो, टोटल टर्न्स इसमें है कैपिटल N, और एरिया है A, मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितनी है B, सारे पैरामीटर्स में आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो मैंने कहा जितने टोटल टर्न्स है, बिकॉज एक टर्न से बनता है BA cos थीटा, तो n टर्न से बोलो कितना बनेगा, NBA cos थीटा। सब बच्चे सहमत हो कि नहीं, अब नहीं हो, अब तुम मुझे बताओ इसमें टोटल टर्न्स कितने होंगे। एक बात और सुनना, इसकी जो लेंथ है वो मान लो L है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो क्या है, बोलो स्मॉल n है। यार ढंग से सुनो, लिखो मत, बिल्कुल भी हंसी का इधर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्यों लिख रहे हो आप। B है मैग्नेटिक फील्ड, A बोलो क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, कैपिटल N है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n क्या है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L बोलो क्या है, टोटल लेंथ। तो तुम मुझे बस ये बताना शुरू कर दो फटाफट से, मैं इस कैपिटल N को क्या लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे, क्योंकि कैपिटल N होएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, टोटल टर्न्स। अरे स्मॉल n बताता है एक यूनिट लेंथ पे कितने टर्न है, तो 2 यूनिट पे कितने होंगे, 2n, 3 यूनिट पे कितने होंगे, 3 यूनिट लेंथ पे, तो L यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स होंगे, NL। सबको क्लियर है। सो स्मॉल n इंडिकेट्स द, फोकस करो, स्मॉल n इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर द L यूनिट लेंथ के लिए टोटल टर्न्स कितने होंगे, बोलो NL। तो मैंने बोला सर NL, सर ये NL, B बच्चों B है, A बोलो क्या है, A है, फोकस करिएगा, B बच्चों B, अच्छा B को भी मैं क्या लिख देता हूं, क्या तुम लोग जानते हो सब बच्चे, इस सोलिनॉइड के अंदर से, इस इंडक्टर कॉइल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास होगी, बताओ जरा। सर बहुत अच्छे, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट NI, बच्चों बोर्ड पे ध्यान देते रहेंगे, NL इंटू म्यू नॉट NI, और बोलो एरिया बोलो कितना A, और बोलो कितना cos 0, व्हाई इट इज cos 0, सर एरिया वेक्टर बच्चों बाहर की तरफ बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बन रहा है, थीटा होगा 0। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा सर आप मुझे बताइए, एक टर्न के थ्रू बातें बिल्कुल नहीं करनी होती है, एक टर्न के थ्रू कितना फ्लक्स बनता, BA cos थीटा, तो n टर्न्स के थ्रू कितना बनेगा, NBA cos थीटा, और टोटल टर्न्स कितने होंगे, जितने टर्न्स एक यूनिट लेंथ पे इनटू टोटल लेंथ, और इनटू मैंने बोला B बोलो कितना बच्चों, म्यू नॉट NI, और A बोलो एरिया हो गया cos 0 1 हो गया। नहीं आया बात समझ में, बताओ जरा कितना बना सब बच्चे, फाई कितना आया, सो दिस इज म्यू नॉट n स्क्वायर, म्यू नॉट n स्क्वायर LAI। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, फाई आ गया ये, मुझे बताओ जरा, अगर मैं उस I को नीचे ले आऊं बच्चों, उस I को नीचे ले आऊं, सुनिए लिखो मत, फाई बाई में I कितना आया, सब बच्चे फाई बाई I कितना आया, म्यू नॉट n स्क्वायर LA, और फाई बाई I तुम्हारा क्या होता है, L होता है। सो मुझे बताओ जरा L क्या आ गया, बोलो म्यू नॉट n स्क्वायर LA। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी 3 स्टेप में ड्राइव होता है, ये पहला स्टेप ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, तीनों स्टेप हो जाने तो फिर आप बताना कहाँ डाउट आ रहा है आप लोगों को, सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या बताना चाह रहा है, इस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, मेरी बात समझना, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कि वो कितना सेल्फ इंडक्शन अपने अंदर करने वाली है, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक बार पैरामीटर्स आप मुझे देख के बताओ सब बच्चे। डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, कंस्ट्रक्शनल पार्ट है कि नहीं, इंडक्टर कॉइल फैक्ट्री में बन के आएगी, उनके वो डिसाइड करेंगे कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे होंगे, बोलो एग्री और नॉट। एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, ऑल दीज पार्ट जिन पे लेंथ जिसमें हमारा सेल्फ इंडक्शन डिपेंड कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का डिपेंड कर रहा है, दीज ऑल आर द कंस्ट्रक्शनल पार्ट, दीज ऑल आर द ज्योमेट्रिकल पार्ट, लेंथ, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, बोलो ज्योमेट्री पे। इसीलिए बोला था कि L सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, बोलो मतलब कि क्या उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितनी लेंथ है, कितना एरिया है, ये डिसाइड करेगा उसका सेल्फ इंडक्शन कितना ज्यादा होगा, वो कितना ज्यादा सेल्फ इंडक्शन करेगा अपने अंदर बनने वाले करंट्स को, अपने अंदर बनने वाले अपोजिशंस को। नहीं आई मेरी बात समझ में, आप जरा दोबारा सुनो, क्या इस L के फॉर्मूले में कहीं भी फाई और आई दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा सर,
और इसीलिए वो डिपेंड भी नहीं करता फाई और आई पे। फाई और आई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, बट एल रिमेन कांस्टेंट सिंस एल डिपेंड करता है अपनी ज्योमेट्रिकल चीजों पे। लेंथ कितनी है कॉइल की, एरिया कितना है, एन कितना है। अब एक कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10 है, एक यूनिट लेंथ में 10 टर्न है और एक में 15 टर्न्स है, तो कौन सी ज्यादा अपोजिशन करेगी? 15 वाली। समझो मेरी बात को, एक का एरिया थोड़ा बड़ा है, एक का एरिया छोटा है, कौन सा ज्यादा अपोजिशन करेगा? बड़े एरिया वाला। एक की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो वो ज्यादा अपोजिशन करेगी, छोटी लेंथ वाली कॉइल क्या करेगी? कम अपोजिशन करेगी। यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस। नहीं है बात समझ में? दूसरी और आखिरी, मतलब तीसरी और आखिरी बात, आप जानते कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर? सब बच्चे, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? सब बच्चे बोर्ड पर, ये सबसे क्रूशियल है। जब ये समझ में आता है ना तो सारा कुछ दिमाग से सारा सेट हो जाएगा, जितना भी बताया मैंने सब कुछ सेट हो जाएगा। तो जैसे ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, सब बच्चे बताओगे कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? जितना उसके फ्लक्स में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या? टाइम। और जरा मुझे बताइए मैं फ्लक्स को बच्चों क्या लिख सकता हूँ? सब बच्चे, फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से लिख सकता हूँ सर एल आई। क्या लिख सकता हूँ बोलो? आप जानते हो कि एल तो कांस्टेंट चीज है, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। इस कॉइल में करंट बदलेगा तो क्या एल चेंज होगा? सर एल चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज एल डिपेंड कर रहा है एरिया पे, लेंथ पे, वो तो ऐसे ही रहेंगे सर। तो मुझे बताओ एल तो कांस्टेंट है तो एल तो बाहर आ जाएगा और बचेगा डी आई बाय में डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाह रहा है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाह रहा है। जिसको समझ में आ गई खेल बन जाएगा, जिसको नहीं आई उसको मुश्किल लगने वाला है। तो मेरी बात समझिएगा, बस अगले 5 मिनट सुन लोगे, खत्म हो गया ये टॉपिक। मेरी बात समझो, ये कहना चाह रहा है कब ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा? एक तो जब एल ज्यादा होता है। अब तुम्हें समझ में आ गया 5 हेनरी और 10 हेनरी में से 10 हेनरी वाली कॉइल ज्यादा अपोजिशन पैदा करने वाली। दिस माइनस साइन, डोंट बी कंफ्यूज विद द माइनस साइन। दिस माइनस साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो अपोज करती है चेंज को, बस इसलिए माइनस साइन आ रहा है। जितना ज्यादा एल होगा कॉइल का, मेरी बात सुन लीजिए, कॉइल का जितना ज्यादा बोलो क्या होगा? एल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस, उतनी ज्यादा वो अपने अंदर बोलो ईएमएफ क्या करने वाली है बच्चों? उतनी ज्यादा वो अपने अंदर बोलो क्या करने वाली है? ईएमएफ इंड्यूस। या आप जानते हो कौन सी ईएमएफ है? अपोजिंग ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अरे समझ नहीं आ रहा सर। हाइयर द वैल्यू ऑफ एल, हाइयर विल बी द opposing EMF, induced EMF in the coil. Agree or not? And what will this try to say? What is this di by dt? This is the rate of change of current. This is the rate of change of, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा बोलो ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस होगा। आपको मैं वर्बली समझाता हूँ। एक बार आप बताना, एक बार करंट सेट ऐसे हुआ, हाँ भाई क्लास इधर बातें नहीं प्लीज। यहां पर एक बार तो ऐसे हुआ कि 0 से 10 एम्पियर का करंट सेट हुआ 5 सेकंड में, और एक बार 0 से 10 एम्पियर का करंट सेट हुआ 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड के अंदर। आप बताइए किस केस में कॉइल ने ज्यादा अपोजिशन पैदा करा होगा? इसमें 10 एम्पियर करंट सेट हुआ 5 सेकंड में और इसमें 10 एम्पियर करंट हुआ 2 सेकंड के अंदर। तो मुझे तुम ये बताओ ना सब बच्चे, इसका डी बाई डी टी कितना है पहले वाले का? अरे पहले वाले में करंट कितना चेंज हुआ टाइम के साथ? 10 एम्पियर का 5 सेकंड में, तो बोलोगे सर 2 एम्पियर पर सेकंड। और इसमें बताओ कितना डी बाई डी टी हुआ? सर 10 एम्पियर करंट 5 सेकंड में 5 एम्पियर पर सेकंड। किस केस का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा है सर? एक में 10 एम्पियर सेट हो रहा है 5 सेकंड में, एक में 10 एम्पियर करंट हो रहा है 2 सेकंड में। तो रेट ऑफ चेंज किसमें ज्यादा बोलो? 2 सेकंड वाले में। तो जिसका डी बाई डी टी ज्यादा होता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होती है? ज्यादा। ये बात मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी कि जितना जल्दी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इसके अंदर, जितना जल्दी करंट सेट होगा उतना ज्यादा वो उसको क्या करेगा? अपोज करने की कोशिश करने के लिए अपने अंदर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो तीसरा फॉर्मूला है, पहले समझो, पूरी बात खत्म नहीं हुई है। तीसरा फॉर्मूला एक तो ये बोलता है कि जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। मींस 5 हेनरी की 10 हेनरी, 10 हेनरी 15 हेनरी, तो ज्यादा पोजीशन होने वाला है, ज्यादा रोक पाएगा उसको। क्लियर है? दूसरी बात, जितना तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा बोलो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। फुल एंड फाइनल बात, जब ये टॉपिक में जब तक एल बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, कहानी बन ही नहीं पाएगी। अब मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, सब बच्चे ध्यान देना, यहां पर एक चीज, फाइनल चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बताओ इस एल को यहां पर क्या लिख सकते हो? सब बच्चे एल को बोलो क्या लिख सकते हो? ई अपॉन में डी आई बाय में डी टी। अब मैं तुम्हें एल का एग्जैक्ट मीनिंग समझाता हूं। एल है ई अपॉन में डी आई बाय डी टी। और सोच के देखो कि अगर मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू को ले लूं 1 एम्पियर पर सेकंड, कितना ले लूं? तो मुझे तुम बताओ 1 एम्पियर पर सेकंड लेने पे मेरा एल किसके बराबर आ जाएगा बोलो? ई के। किसके बराबर बोलो? ई के। मींस एल इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इट इज एक्चुअली द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल when the rate of change of current is 1 ampere per second in the coil. दोबारा सुनो, what is this L? L is nothing but it is actually the induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere. अब दुकानदार ने जब कहा ना कि मेरे पास एक कॉइल 5 हेनरी की, एक कॉइल 10 हेनरी की है, तो आप क्या समझोगे? 5 हेनरी की कॉइल पता है क्या कर रही है? इस कॉइल के अंदर अगर 1 एम्पियर पर सेकंड से करंट का चेंज होगा तो ये अपने अंदर 5 वोल्ट का अपोजिंग ईएमएफ क्या कर लेगी? इंड्यूस कर लेगी। और जो 10 हेनरी वाली है, क्योंकि L कुछ नहीं होता निष्का, यहाँ पर L क्या होता है बोलो? L बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इट इज एक्चुअली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर।
अरे आप इस एल को बोलो 5 को क्या लिख सकते हो, 5/1 लिख सकते हो ना, और उसको बोलो क्या लिख सकते हो, 10/1। कहने का मतलब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दोनों में 1 एम्पियर पर सेकंड था, उसने 5 वोल्ट से अपोज करा बनने वाले करंट को, और इसने कितने से बोलो 10 से, तो जिसमें 10 से हुआ उसने ज्यादा अपोजिशन पैदा करा। समझो मेरी बात को। तो अगर कोई आपको ये बोले किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका एल जो है वो 20 हेनरी है, आप क्या समझोगे बताओ? कि वो अपने अंदर कभी भी अगर 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से करंट चेंज होगा तो अपने अंदर कितने का ईएमएफ इंड्यूस कर लेगी, 20 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस करके उसको अपोज करने की क्षमता रखती है। लेकिन जिसका सिर्फ 5 हेनरी है वो उसी 1 एम्पियर के चेंज को, 1 एम्पियर पर सेकंड के आने वाले चेंज को सिर्फ 5 वोल्ट का ईएमएफ बना के अपोज कर पाएगी, क्योंकि अपोजिंग ईएमएफ बनानी पड़ती है ना। अरे अपोजिंग करंट बनाना पड़ता है रोकने के लिए, तो एक बना रही सिर्फ 5 वोल्ट से करंट और एक बना रही बोलो कितने से, 20 वोल्ट से करंट, तो ऑब्वियसली बात है 20 हेनरी वाली ज्यादा बढ़िया अपोजिशन करती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया समझ में? अब आपको क्लैरिटी आ रही है पूरी टॉपिक की। इस टॉपिक को ना 3 टुकड़ों में करना होता है। वो 3 टुकड़े कौन से? पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। मैं दोबारा समझाता हूं, मुझे तुम बस ये बताओ, एल की अगर मैं डेफिनेशन लिखनी है तो बोलो कैसे लिखेंगे, बताओ क्या बोलोगे? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू द induced EMF in the coil when the rate of change of current is in coil। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? हाँ सुरेश, उसको लगा लो। दिस माइनस साइन जस्ट इंडिकेट सेज कि वो अपोजिशन पैदा कर रही है, बस और कुछ नहीं है। मैं इसलिए मैग्नीट्यूड में लेके चल रहा था, लगाना चाहते हो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोबारा सुनिए गाइस, हाउ दिस ड्राइव कैन बी हैपन। पूरा ड्राइव हमने कैसे करा है मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड शब्दों में बहुत जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले सब बच्चे भाई, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सर एक कॉइल के अंदर जब करंट सेट होने की कोशिश करता है, मान्य इधर, जब एक कॉइल के अंदर करंट बनने की कोशिश करता है तो वो कॉइल अपने अंदर बनने वाले करंट से, अपने अंदर बनने वाले करंट को बोलो क्या करती है? अपोज करती है। क्यों करती है सर? क्योंकि जब करंट बनता है तो उसके अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े उसलिए क्या करता है? वो अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और अपने अंदर एक इंडक्शन करता है। इसको बोलो क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। बाद में जो स्विच ऑफ करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड कम भी होने लगती है, उसको उसी डायरेक्शन में बना के फिर रोकने की कोशिश करता है। उसका काम अपोजिशन का है दोनों केस में। क्लियर होता है कि नहीं होता? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा? तो आप कहोगे सेल्फ इंडक्शन कितना हो रहा है ना सर, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसके फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है समय के साथ। क्या मैंने ये मैंने सबसे पहले क्यों लिख दिया ड्राइव के अंदर, आपको समझाने के लिए कि फ्लक्स में मैं जोर क्यों दे रहा हूँ। नवनीत, फ्लक्स में मैं जोर क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा होगा यही तो डिसाइड करेगा कि कितना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। क्लियर है कि नहीं? और मैंने बोला कि सर फ्लक्स तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, बोलो किसके ऊपर? आई पे। जितना करंट फ्लो कराओगे उतना बोलो क्या बनेगा? फ्लक्स। एग्री करते हो कि नहीं करते? मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और एक चीज इसमें और मैटर करती है सर, फ्लक्स एक और चीज में मैटर करता है कि भैया एल बेसिकली आज, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं हमारी कांस्टेंट आ जाएगा एल। क्या आ जाएगा बोलो? एल। और आपको ध्यान रखना है जो एल है वो किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल चीजों पर डिपेंड करता है, फाई और आई पे डिपेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी और आई भी डायरेक्टली है और आर जो है वी और आई पे डिपेंड नहीं करता। सेम आप जानते हैं कि चार्ज जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, या किसी चीज में चार्ज बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल भी रेज होगा, बट कैपेसिटेंस उसका बोलो क्या रहता है? कांस्टेंट। याद करो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी। एरिया पर डिपेंड कर रहा है, प्लेट्स के बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन कहीं भी वो चार्ज और वी पे डिपेंड। तो सेम आपको समझना है कि ये जो एल है ना बेसिकली वो फाई और आई पे डिपेंड नहीं करता। फाई और आई एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, बट एल उस पर डिपेंड। एल बेसिकली आपको बताता क्या है सर? इट्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बेसिकली कॉइल कितना सेल्फ इंडक्टेंस करने वाली, कितना अपोजिशन करने वाली है ना, ये उसके एल के जरिए पता लगता है। 5 हेनरी का, 10 हेनरी का, 15 हेनरी का, और वो बाद में हमने लेटर ऑन सीखा भी उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। तो आपको फाई इक्वल टू एल आई सबको समझ में आती है चीज। उसके बाद सर जोर देना कि एल कैसे निकलेगा, तो एल तो फाई बाई आई होगा, तो फाई पे जोर देना भाई फाई कैसे निकलेगा। तो मुझे पता है एक टर्न ने कॉइल के एक टर्न ने कितना बनाया होगा? बी ए कॉस थीटा। तो एन टर्न से कितना बनाया होगा? और एन टर्न्स को मैं कैसे लिखूंगा बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बोलो? म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू में आई। कुछ बच्चे कहते हैं सर कैपिटल एन में क्यों नहीं छोड़ देते? अरे यार क्योंकि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में है, इसलिए मुझे जानबूझ के टोटल टर्न्स को भी किसमें लेके आना पड़ता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। अरे यार ये समझते नहीं हो तुम लोग, क्योंकि मेरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अरे यार बातें क्यों शुरू हो गई यार बादल। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो क्या है? म्यू नॉट एन आई मींस दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं ये कहूंगा टोटल टर्न्स भी मैं उसी की टर्म्स में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इन टोटल लेंथ। समझ नहीं आ रहा? और बोलो क्या आएगा? एरिया ए कॉस 0 हो जाएगा बच्चों। बोलो यहां से नीचे लिया वाई को, नीचे लिया वाई को, तो फाई बाई में क्या बोलो? आई, जो कि एल होता है, जो कि बोलो क्या होता है? एल। तो फाई बाई आई बोलो कितना हो गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल
ए और ये बच्चों एल आ गया, तो एल बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। मतलब कि किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है बताओ, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एल पर और ए पर। मतलब ज्यादा लंबी इंडक्टर कॉइल, ज्यादा लंबी कॉइल ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस करेगी, ज्यादा बड़ी जो चौड़ी कॉइल होगी वो क्या करेगी, ज्यादा इंडक्टेंस करेगी, और ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होए। मुझे बताओ किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा बताओ, इसका, इसका या इसका? अब बताओ पहले वाली का या दूसरी वाली का? सर पहले वाली का। पहले वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलो क्या है ज्यादा, दूसरे वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे ज्यादा नहीं है। सर इसके एक यूनिट लेंथ में देख लो 5 टर्न है, उसके एक यूनिट लेंथ में 3 ही टर्न हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जिसमें ज्यादा होंगे उसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलो क्या होगी, खुद सोच सकते हो यार, हर टर्न अपोजिशन करता होगा, तो जितने ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा अपोजिशन, जितनी लंबी लेंथ उतनी ज्यादा अपोजिशन हो रही होगी, जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा अपोजिशन। नहीं आ रही बात समझ में? इसका मतलब अपोजिशन जो होने वाली है वो कौन डिसाइड करता है, सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस कितना ज्यादा है कॉइल का, उसकी किन बातों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल चीजों पे। जैसे कि रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल चीजों पे। लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे ही एक कॉइल कितना सेल्फ इंडक्टेंस अपने अंदर करने वाली है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पे, लेंथ पर और एरिया पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और लास्ट फुल एंड फाइनल बात बच्चों यहां से हमने निकाली, दैट E इज माइनस डी फाई बाय में डी टी। बच्चों बातें नहीं, और फाई बोलो क्या है सब बच्चे, एल आई, एल आ गया बाहर और बन गया डी आई बाई में क्या। तो क्या तुम्हें इसको देख के एक बात समझ में नहीं आती कि जितना ज्यादा एल होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा? ये बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से। हायर द वैल्यू ऑफ एल हायर विल बी द अपोजिशन, हायर द वैल्यू ऑफ एल हायर विल बी द अपोजिशन, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हायर विल बी द अपोजिशन। नहीं आ रहा समझ में? जितना ज्यादा तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, एक बार करंट सेट हो रहा है 10 एम्पियर 5 सेकंड में, और एक बार करंट सेट हो रहा है 10 एम्पियर 2 सेकंड में, एक बार 10 एम्पियर करंट सेट हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो सबसे ज्यादा तेजी से रेट ऑफ चेंज किसमें हो रहा है, 1 सेकंड वाले में। तो जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसा होगा, ज्यादा। 3 टुकड़ों में ड्राइव करा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया ना? बोलो बोलो। अच्छा एक बात है ना, जैसे मान लो मेरे पास ये इंडक्टर कॉइल है, यहां मैंने एक बल्ब लगा रखा है और एक बल्ब मैंने यहां लगा रखा है। मुझे बताओ जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो पहले कौन सा बल्ब जलेगा, B1 ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब करंट जाएगा तो इसमें भी जाएगा उसमें भी जाएगा, दोनों रस्तों पे जाएगा, और इसमें एकदम करंट चला जाएगा, उस वाले बल्ब में एकदम करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले लगे हुए इंडक्टर कॉइल, और इंडक्टर कॉइल अपने अंदर बनने वाले करंट को पहले क्या करेगी, अपोज से। फिर बंद देर में कौन होगा, B2 वाला, क्योंकि सर B2 वाला जब बंद होने लगेगा ना तो थोड़ी देर ये इंडक्टर कॉइल उसको बनाने की कोशिश भी करेगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? तो जलेगा जल्दी कौन, B1, और बुझेगा भी जल्दी कौन, B1, और उसमें जलेगा भी लेट और बुझेगा भी लेट। तो क्वेश्चन उस हिसाब से पूछे तो आप बता पाओगे? इंडक्टर कॉइल बस यही है कि अपने अंदर बनने वाले चेंजेस को अपोज करती है। जब शुरू में सेट हो रहा होता है करंट तो भी अपोज करेगी, और जब बाद में खत्म होने लगे तो भी उसको चेंज नहीं होने देना है। जब सेट हो रहा है तब भी चेंज कर रोक रहे हैं, और जब बाद में खत्म हो रहा है तब भी रोक रहा है उसको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? ये था सेल्फ इंडक्शन है। अब आप बताओ समझ में आया भी कि नहीं आया? तुम सोच लो, दिमाग लगा लो, फिर म्यूचुअल इंडक्शन देखते हैं आज ही करना है नहीं करना। सेल्फ इंडक्शन पहले देख लो। वॉल्यूम एल की जगह लिख सकते हैं। इसको देखो, बातें मत करो तुम लोग। निखिल, सचिन, लवेश, पेटीएम है 2 दिन बाद बच्चों, सही बता रहा हूँ। मेरे विचारों को क्यों और अपने विरुद्ध कर रहे हो? क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल गया मेरे बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन और मजेदार है। आप सेल्फ समझ में आएगा तो म्यूचुअली बहुत बढ़िया समझ में आएगा।
लेकिन म्यूचुअल मेरे को लगता नहीं आज करना चाहिए हमें। म्यूचुअल आधा घंटा लेगा और वो जल्दीबाजी में होगा तो मज़ा नहीं आएगा। सेल्फ सही हो गया, सेल्फ सही हो गया पहले बताओ। तुम लोग तो बिल्कुल कभी तुम हाँ करोगे भी नहीं सेकंड टॉपिक के लिए। तुम लोग की कभी नीयत नहीं होती ना पढ़ने की बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन लिखो, समझ आ गया? ओ भाई समझ आ गया सबको? ड्राइव 3 पार्ट्स में हो जाएगा। पहला पार्ट बोलो क्या है? फाई डायरेक्टली टू आई, बोलो साथ से वर्बली बोलो, फाई डायरेक्टली टू आई और फाई इज इक्वल्स टू एल आई, वेयर एल डज नॉट डिपेंड ऑन द फाई एंड द आई, इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। पहला पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट, फ्लक्स क्या होता है किसी भी कॉइल का? एन बी ए कॉस थीटा, टोटल टर्न्स बी ए कॉस थीटा। एग्री? टोटल टर्न्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे इनटू टोटल लेंथ, दैट इज एन एल, बी होगा म्यू नॉट एन आई और ए, वहां से आई को नीचे लिया, 5/i आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल। नहीं आया समझ में? हो गया ये। और लास्ट पार्ट था e इज इक्वल्स टू माइनस d5/dt वेयर फाई इज एल आई, सो e इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का l di/dt। हो गया, वर्बली ड्राइव याद हो गया। और हर एक पार्ट का सेंस पता है कि नहीं पता? क्लियर है? अब सुनो क्वेश्चन, देखते हैं कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है तो अभी करना एक बार ये। रुक जाओ एक बार मैं देख लूं कहां से शुरू हो रहा है। Self-inductance solenoid of 600 turns is this the self-inductance of the coil having the 500 turns with the same length and same radius and the same medium will be। करना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, करो। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों। अच्छा, ये जो कॉइल का एरिया है, एक सेकंड बच्चों, इधर गीतांजलि, ये जो कॉइल का एरिया ए है, सर्कुलर कॉइल्स है, इनका एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई बच्चा सोचेगा सर रेडियस की बात कहाँ से आ गई। सर जो एरिया है किसी भी सर्कुलर कॉइल का वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक कॉइल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस जिसमें 600 टर्न्स है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है 108 मिली हेनरी, 108 मिली हेनरी। कह रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हैविंग द 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ एंड द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी, कितना होगा? कह रही है तो बताए नहीं, है ना? मुझे तुम बताओगे L बराबर क्या होता है? यही होता है बात, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की कर ही नहीं रहा। किसकी बात कर रहे हैं? टोटल टर्न्स की। किसकी कर रहे हैं? तो यार तुम ऐसे घबराया मत करो कि भाई टोटल टर्न्स 600 आ गए तो मेरे को टोटल टर्न्स के लिए मुझे फॉर्मूला नहीं पता। क्या तुम नहीं जानते कि जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है वो होता है कैपिटल N बाई में L, कैपिटल N बाई में। जस्ट कन्वर्ट द फॉर्मूला इन दिस टर्म्स, तो बोलो कितना आएगा? N बाई में L का स्क्वायर AL, बताना कितना बनेगा? म्यू नॉट N स्क्वायर, जो नीचे L स्क्वायर आएगा वो L से कट जाएगा, और A बाई में बोलो क्या आएगा? L। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है कॉइल की वो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। अब मेरी पूरी बात समझना। हाँ भाई क्लास बोर्ड पे देखो, वो कह रहा है कि पहले वाली कॉइल जिसमें 600 टर्न्स है उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 108 मिली हेनरी है। तो बताओ उस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा जिसमें 500 टर्न्स है लेकिन लेंथ सेम है? मतलब दोनों कॉइल का बोलो क्या सेम है? L, मीडियम सेम है और एरिया सेम है क्योंकि रेडियस सेम है, पाई आर स्क्वायर भी सेम होगा। सिर्फ क्या अलग है बोलो? N अलग है। क्या अलग है बोलो? N। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये तीनों चीजें दोनों में बोलो क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अब तुम मुझे बताओ, ऐसे कर सकते हो कि पहले वाली जो कॉइल है, कॉइल 1 है, जो कॉइल 1 है उसका ये ले लो 108 मिली हेनरी। मिली हेनरी को आप हेनरी में करोगे तो बोलो कितना आएगा? 10 की पावर -3। मुझे बताओ म्यू नॉट को ऐसे ही रहने दो, ए को ऐसे ही रहने दो, एल को ऐसे ही रहने दो, बोलो कितना बोलोगे? 600 का स्क्वायर। अरे पहले इक्वेशन नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो भाई जल्दी से, जल्दी बोलो। कॉइल नंबर 1 का सेल्फ इंडक्टेंस 108 मिली हेनरी, उसकी नंबर ऑफ टर्न 600 और बाकी चीजें मैंने ऐसी रखी है क्योंकि बाकी चीजें दूसरी की भी सेम ही है सर। मुझे दूसरी वाली कॉइल के बारे में बताओ क्या करना है। दूसरी वाली कॉइल का मुझे एल निकालना है और मुझे पता है फॉर्मूला उसमें भी लगेगा म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई में L। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ उसका L निकाल रहे हो और नंबर ऑफ टर्न्स मुझे 500 दी गई है, तो 500 का स्क्वायर। अरे कितना बोलो? 500 का स्क्वायर। और जो म्यू नॉट A बाई L है वो तो जो इसका है वही उसका भी होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में, तो इसका म्यू नॉट A बाई L निकाल लो, म्यू नॉट A बाई L निकाल लो। हालांकि मेरे पास आसान तरीका भी है वो बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है, पहला मुझे पता है, पहले मुझे लगता है कि तुम ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हो इसलिए बोल रहा हूँ। 600 का स्क्वायर आएगा और इसी वैल्यू को जाके वहां पर पुट कर दो, बोलो कितना आएगा? 500 का स्क्वायर म्यू नॉट A बाई L की वैल्यू है 108 गुना में 10 की पावर -3 अपॉन में
600 का स्क्वायर। अब 500 का स्क्वायर 600 का स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा 25 बाई में 36, 108 गुना में 10 की पावर -3। 36 कट गया 108 पे, कितने पे? 3 पे। 25 या 75, 75 गुना में 10 की पावर -3 हेनरी, यानी आ गया 75 मिली हेनरी। 75, तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया 75 मिली हेनरी। बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको इजी करता हूँ, इस क्वेश्चन को इजी करता हूँ। आप मुझे बताओ दोनों में क्या चीज सेम है? म्यू नॉट ए बाई एल, और क्या चीज अलग अलग चल रही है? बस एन। अब आप यूं कर सकते थे, पहले वाले का जो सेल्फ इंडक्टेंस था L1, वो क्या होगा? म्यू नॉट ए बाई में एल, उसके N1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का बोलो क्या होगा? म्यू नॉट ए बाई में एल, उसके N2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? दोनों से एक रिलेशन बना लो, कैसे? L2 बाई L1 कर दो, ये कट जाएगा पूरा पूरा, बोलो क्या आएगा? N2 का स्क्वायर अपॉन में रख दो वैल्यू, इसको रख दो 108 मिली हेनरी। नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल में कितनी है? 500। इसमें बोलो कितनी है? सॉल्व कर दो, मिली हेनरी में आंसर आ जाएगा। अरे नकली क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी नहीं करेंगे बिकॉज आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कुछ बातें भी नहीं बताई गई है। बताओगे इसका? 41 का, 41 का, 41 का। सिंपल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड आर डबल्ड। यार नंबर ऑफ टर्न्स से पर यूनिट लेंथ बदले या टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बदले, वो दोनों ही एन स्क्वायर है। समझो ना भाई, चाहे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो जाए या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल हो जाए, डबल दोनों होंगे भाई, क्योंकि अगर वो डबल हुआ तो ये भी डबल होना, और ये डबल हुआ तो वो भी डबल होना है। समझो मेरी बात को? तो अगर ये डबल हुआ तो इंडक्टेंस 4 गुना हो जाएगा। इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? तो आपको लिखना था 4 टाइम्स। क्या लिखना था बोलो? 4 टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं? सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करना था, उसके ऐसे यूनिट लिखनी थी हेनरी है। सेल्फ डिफाइन करना था, उसके ऐसे यूनिट लिखनी थी। आसान है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और जो डायरेक्ट है पहले वही देख लेते हैं। ये करना है 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, 46। सब बच्चे देखो भाई, मैं ही करा देता हूं, बोर्ड पे देखो 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सब बच्चे बी पार्ट, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसकी 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। 15 टर्न्स, ध्यान रखना, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये स्मॉल एन है, ये स्मॉल एन है बच्चों। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर से प्रॉब्लम लगे, अगर बाकी चीजें मीटर में होगी तो मैं इसको भी मीटर में फिर कर लूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर बताने का मतलब 1 यूनिट लेंथ पे टर्न्स बता रहा है। तो दिस इज स्मॉल एन, दिस इज इधर, दिस इज स्मॉल एन। आगे बोलते हैं कि जो एरिया है वो कितना है कॉइल का, बोलो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस इनसाइड द सॉलिनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या बोलता है? इफ द करंट बाय द solenoid changes steadily from 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर in the 0.1 seconds, मतलब di/dt दिया हुआ है। क्या दिया बोलो? जो कि कितने हैं बोलो? 2 से 4 हो रहा है। लेकिन एक चीज इसने दी नहीं है आपको, L नहीं दिया इसने, क्योंकि L होएगा म्यू नॉट n स्क्वायर AL। एक चीज की कमी है बच्चों, क्योंकि EMF इंड्यूस बताना है तो दिस इज माइनस का L di/dt। समझो समझो समझो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, दिस इज di/dt, और उसने di/dt डायरेक्ट दिया हुआ है। जरा बताओगे di/dt कितना दिया हुआ है? 2 से 4 करंट सेट हो रहा है 0.5 सेकंड में। मैंने आपको बोला था कितने का चेंज हो गया? 2 का कितने सेकंड में बोलो? 0.1 में। तो कितने का आ गया बोलो? 20 एम्पियर पर सेकंड का। सो इट्स di/dt इज डायरेक्टली गिवन, बट L हमें नहीं पता है, और L निकलता है म्यू नॉट n स्क्वायर AL से। म्यू नॉट n स्क्वायर, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, इसमें देखो मैं बता देता हूँ, हम हर साल क्वेश्चन कराते हैं, एक आध क्वेश्चन में ऐसी चीज़ें मिसिंग रहती हैं जो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता किसी वजह से। तो इसमें L नहीं दिया हुआ है, L होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आपको सिर्फ स्मॉल n दिया हुआ है। आपको लेंथ भी इसको देना पड़ेगा कि सोलिनॉइड का लेंथ कितना है। वो लेंथ उसने मेंशन ही नहीं करा। अगर वो लेंथ देता, सुन लीजिए, अगर वो लेंथ देता तो मैं क्या करता बोलो? लेंथ पुट करता, एरिया पुट करता, n पुट करता, म्यू नॉट पुट करता, और बोलो क्या निकाल लेता? पहले L, और L यहाँ पर आके पुट करता, और ये मेरे को ऑलरेडी पता था, बोलो क्या आया था? इंड्यूस्ड EMF। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कुछ चीज़ें एक आध हो सकता है ऐसा, कभी कोई ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देख लेते एक बार आंसर। 46 था ना? 46, यस। इसमें इसको म्यूचुअल इंडक्शन से करा हुआ है। नहीं, हटा दो, म्यूचुअल इंडक्शन से नहीं करना इसको।
म्यूचुअल से नहीं करना इसको, इसको हटा दो। ये क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसे ही करना है हमें, सारी चीज़ें दी होंगी, बाकी चीज़ें पुट हो जाएंगी। चिंता मत करिए, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे सारे तब आपको समझ में आ जाएगी चीज़, क्योंकि अभी म्यूचुअल इंडक्शन आप जानते ही नहीं तो उसके बारे में बात करना बेकार है। और ये क्लास, लेकिन तुम मुझे बस ये बताओ, ये हटा दो, कोई जरूरत नहीं, म्यूचुअल के सारे, बाकी सारे म्यूचुअल के। तो गाइज मुझे एक बात बताओ, क्लास वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, मैं छुट्टी कर रहा हूँ आप लोगों की। तो सुन लीजिए भाई, आज की क्लास में हमने एक टॉपिक करा है, बहुत ज़रूरी टॉपिक करा है, जिसका नाम बोलो क्या है, सेल्फ इंडक्शन। और इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सेल्फ इंडक्शन मतलब अपने खुद के अंदर ही इंडक्शन करना। तो होता क्या है कि जब भी किसी कॉइल में, बच्चों एक बार बोर्ड पे दक्ष, जब भी किसी कॉइल में करंट बनता है तो वो कॉइल अपने ही अंदर बनने वाले करंट को क्या करती है, अपोज करती है। क्यों करती है, इस बात का जवाब मैं आखिरी 3 क्लास से दे रहा हूं, बोलो है कि नहीं। तो एक कॉइल अपने ही अंदर सेट होने वाले करंट को बोलो क्या करती है, अपोज करती है, बाय इंड्यूसिंग अ करंट इन इटसेल्फ, बाय इंड्यूसिंग अ ईएमएफ इन इटसेल्फ। एंड इसी को बोलो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फिनोमेना को हमने नाम दिया बच्चों क्या, सेल्फ इंडक्शन का, कि जब एक कॉइल में करंट सेट होने लगता है तो शुरू में उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगती है अंदर की तरफ, और उन मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ता देख के वो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और करंट ही बनाता है। तो इससे वो अपने अंदर ही बनने वाले करंट को रोकने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब वो कितने से रोकेगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगा अपने अंदर, वो किस बात पर निर्भर करता है, बोलो कितना उसके फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, टाइम। और फ्लक्स कितना बनेगा सर, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली बोलो किसके ऊपर, आई पे, जितना ज्यादा करंट उतना फ्लक्स। लेकिन एल यहाँ पर एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, फाइव इक्वल क्या आता है, बोलो एल आई, और एल जो आएगा वो 5/I से आएगा। तो मैंने यहाँ पर 5 बोला, एन भी एक cos थीटा, एन आपको पता है एनएल होगा, ये म्यू नॉट एन होगा, ए होगा, आई नीचे लाएंगे, एल का फॉर्मूला ये बन जाएगा, और यहाँ पर एल आई रखने के बाद एल बाहर आ जाएगा, दिस इज E is equals to में L di/dt। हायर द वैल्यू ऑफ L, सब बच्चे हायर द वैल्यू ऑफ L, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जितना ज्यादा होगा, 5 हेनरी की 10 हेनरी होगा तो ज्यादा ईएमएफ क्या करेगा, वो इंड्यूस करेगा, और जितना तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ही ज्यादा बोलो ईएमएफ ऑफ अंदर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में सेल्फ इंडक्शन बढ़िया से पढ़ के आना, ताकि म्यूचुअल इंडक्शन जबरदस्त समझ में आए, इसके बिना वो समझ में नहीं आता है। सेल्फ समझ में आ गया सबको, 3 पार्ट में ड्राइव याद करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, श्योर, खत्म करें, जाओ।